हेलो किंग स्टूडेंट जी, मैं मनीष सर और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट वाला लड़ने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का लिस्ट बताएंगे। पता है जितना भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बता रहा हूं ना, अगर आप इसे बढ़िया से कर लीजिएगा ना तो आपको इसमें बोर्ड एग्जाम में जितना भी लॉन्ग पूछता है इसी से पूछेगा। हर साल बता रहा हूं, हर साल का तजुर्बा है, आपको लड़ेगा। और जानते हैं ऐसा भी नहीं कि मैं 50-60 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं, आपको मैं जो प्रूव करने वाला है वो 17-18 दे रहा हूं और कंस्ट्रक्शन वाला 5-6, मतलब मान के चलिए 22-23 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसमें आपको ऑलमोस्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप पहले से किए होंगे, कुछ जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो आपको नहीं पता है कि कौन इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो से कर लीजिएगा। ओके, तो पहले आप देख लीजिए इन सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कि कौन कौन सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और अगर आप कहिएगा ना तो इन सेम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का हम लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी लाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि मनीष सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर, बस आप इतना लिख दीजिएगा स्टूडेंट जी। ओके, तो मैं इसी चैनल पे लाइव क्लास भी लाऊंगा जिसमें एक एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को चुन चुन के बढ़िया से बताऊंगा कि कैसे प्रूव करने वाला को लिखा जाता है और कैसे बनावट वाले को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इतना तो आपसे आशा करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज और की जानते हैं, मेनली जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है वो चैप्टर 1, 2 और 9, 10 से मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है, 1, 2 और 9, 10। तो हम क्या किए हैं कि पहले चैप्टर 1 का, 2 का, 9 का और 10 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं, मतलब पहले दे दिए हैं, और बाकी चैप्टर का मिलाकर दे दिए हैं, उसके बाद दे दिए हैं। इसी वीडियो में भी बताऊंगा। इससे क्या होगा ना कि आपको सिलेक्ट करने में आसानी होगा कि अच्छा ये वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि सर हम पूरा नहीं कर सकते तो कम करिए 1, 2, 9, 10 इतना चैप्टर का कम से कम कर लीजिएगा, तो चैप्टर वाइज देने से आपके लिए फायदा हो जाएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसे सिद्ध करें, यानी राइट गॉस थ्योरम एंड डिराइव इट। ठीक है, अगला है, गोलीय चालक के कारण बाह्य बिंदु और अंतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटसाइड एंड इनसाइड पॉइंट। कोई अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और साथ साथ में इसके कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो क्वेश्चन है। चलिए अगला पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और बता दूं कि ये जो प्रूव करने वाला ये है, ये वाला क्वेश्चन दूसरा नंबर, ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको शायद लगे कि मनीष सर अपने मन से बता रहे, नहीं बेटा, बिहार बोर्ड में पढ़ना है। बिहार बोर्ड में ना ओल्ड वाला एनसीईआरटी पढ़ना है और ओल्ड वाले एनसीईआरटी में ये प्रूव करने वाला पढ़ना, और इसी साल जो एग्जाम लेटेस्ट में पढ़ा है यही सेम डिराइव करने वाला क्वेश्चन आया भी था। ओके, उस समय भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पूछता है, मैंने कहा मत करिए आप, और एग्जाम में आ गया तो ले हो गया उन लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षीय निरक्षीय रेखा या अन्य बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इक्वेटोरियल या एनी पॉइंट। अगला, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालना था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव निकालना द्विध्रुव के कारण। ओके, अगला देखिए, इसके बाद चैप्टर 2 में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है जब प्लेट के बीच में हवा या परावैद्युत रख दिया जाए। अब पढ़ोगे कि हवा जब रखते हैं तब धारिता होता है A/0/d और परावैद्युत रखते हैं तो इसी में K गुना हो जाता है, यानी इंग्लिश में डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर या डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट के बीच एयर या डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तब कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें जब उसके प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा जाए। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में पूरा में परावैद्युत रख दिए, इसमें क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आंशिक रूप से, मतलब पूरा प्लेट में भर के ठूस के एकदम नहीं रखे हैं, थोड़ा इन्ने और इन्ने जगह या खाली रखे हैं, समझे, तब कितना होगा कैपेसिटेंस, ये भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। इंग्लिश में बोले तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड पार्शियली रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र अथवा बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान प्राप्त करना है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, देखिए 3 तरह का कैपेसिटर पढ़ते हैं जिसमें 99% तो एक ही पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट्टिका संधारित्र। इसके अलावा भी 2 संधारित्र होता है, एक होता है गोलीय और एक होता है बेलनाकार, मतलब जो हम लोग को पढ़ना है ना, 1% नहीं दिखेगा कई बार, तो इसका कैपेसिटेंस भी कई बार प्रूव करने के लिए पूछता। अगर ये दोनों ना करिएगा तो कम से कम गोलियां वाला कर लीजिएगा, इसका चांस होता है पूछने का। ठीक है, अगला, चालक अथवा संधारित्र के द्वारा संचित विद्युतीय ऊर्जा यानी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई कंडक्टर और कैपेसिटर। सुने होंगे कि एनर्जी स्टोर करता ½ CV² का, तो ये भी प्रूव करने के लिए पूछता है। इसके बाद अगला,
देखिए चैप्टर 9 में आ गया, 1 2 हो गया चैप्टर 9 में कि वक्र सतह पर अपवर्तन का जो सूत्र होता है म्यू टू वाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, या n2 म्यू को n से भी दिखाते हैं, NCERT में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ना दिखा के n से दिखाया जाता है। तो सेम फार्मूला को ऐसे भी और ऐसे भी लिखता है, ये भी पूछता है। और अगला है लेंस निर्माण का सूत्र, इंग्लिश में लेंस मेकर्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछता है। और ऑप्टिक्स का ना जो डिराइव करने वाला दे रहा हूं, कम से कम ऑप्टिक्स वाला एकदम बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि ऑप्टिक्स वाला में 2-3 को तो आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के लिए जो फार्मूला है म्यू इक्वल टू साइन वी नॉट प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू, और इसी फार्मूला को अगर पतले प्रिज्म के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। अगला, डी दूरी पर रखे दो लेंसों का तुल्य फोकस दूरी, समझ रहे हैं ना, यानी डी दूरी पर जब दो लेंस को रखते हैं तो तुल्य फोकस दूरी क्या होगा। कई बार आता है 2 नंबर में कि सटा के भी रखेंगे तो क्या फोकस दूरी होगा, या डी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगला, सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी का बनावट, क्रिया विधि और आवर्धन क्षमता लिखे। हालांकि ये क्वेश्चन में उधर भी दिए है, आगे भी दिए, तो रिपीट हो जाएगा, देखिएगा। यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप होता है ना, उसका बनावट पूछेगा, क्रिया वर्किंग पूछेगा, आवर्धन क्षमता क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर वो निकाल के बताइए, ये पूछता है। आगे चले तो हाइगेंस के सिद्धांत के मदद से परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध, यानी प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर चैप्टर 10 में आ गए। 40 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कर ही लीजिएगा, इसको दम मत छोड़िएगा। मतलब समझिए कि 20 बार अगर बोर्ड एग्जाम पढ़ा है तो 20 में 18 बार ये क्वेश्चन पूछा है। सोचिए इसका पूछने का प्रोबेबिलिटी कितना है कि हाइगेंस के सिद्धांत से जो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है, उसके नियम को प्रूव करना। और अगला है कि यंग के प्रयोग में जो फ्रिंज का स्थिति है, चौड़ाई है, ये सब को प्रूव करना, यानी कि इन ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड यानी अलग अलग चैप्टर का 1 to 9 10 देख लिए। अब देखिए अगला, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का शर्त निकालने लिखे, ये निकालना है अगला, यानी फाइंड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद अगला कि गोलीय धारावाही चालक के कारण उसके केंद्र या अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट सेंटर और एक्सिस। अगला, एक लंबे परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या दो लंबे समाक्षीय परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बनावट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इतना हो गया स्टूडेंट जी। अब थोड़ा सा बनावट वाला भी देख लीजिए कि बनावट वाला क्या है। बनावट वाला में जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर है ना, यहां तक हो गया ना। यस, वैन डी ग्राफ जनरेटर देख लीजिएगा, मीटर दे लीजिएगा, पोटेंशियोमीटर देख लीजिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडी गैल्वेनोमीटर देख लीजिएगा, साइक्लोट्रॉन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी। इतना कम से कम आप जहां भी पढ़े होंगे सर से दिखवा लीजिएगा। टोटल 24 क्वेश्चन हुआ, इतना लॉन्ग कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको लगता है नहीं मनीष सर हमको रिस्क नहीं लेना, पूरा के पूरा दम बन ही जाना चाहिए, अगर घुमाएगा भी बोर्ड एग्जाम तो कहां से पूछेगा, और दे दीजिए, तो 2-4-10 क्वेश्चन और दे देता हूं, अगर एक्स्ट्रा करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास समय होगा तो जैसे देखिए, सबसे पहले है संधारित्रों के संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। जब उन्हें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कितना होगा तुल्य धारिता। और सेम चीज प्रतिरोध यानी रजिस्टर के लिए भी पूछा जाता है, समझे कि रजिस्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगला, लंबे परिनालिका जो टोरॉइडल है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कि जो लॉन्ग सोलेनॉइड है या टोरॉइडल उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगला है प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताएं और उनका गुण लिखें या अंतर स्पष्ट करें, यानी राइट डाउन पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी लिखना है या फिर डिफरेंस लिखना है, ऐसे करके पूछेगा। अगला, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को परिपथ की चर्चा तथा प्रतिबाधा और कलांतर का मान निकाले, या कहा जाता है कि एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकाले तथा अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक निकाले। ओके, यानी डिस्कस द एलसीआर सर्किट एंड फाइंड इट्स इंपेडेंस एंड फेज डिफरेंस। इसी में कहा जाता है कि डिराइव द condition for resonance in LCR alternating current circuit and derive the expression of resonance frequency। तो 2 लाइन का है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के लिए IRMS इक्वल टू R/√2 सिद्ध करें, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वर्ग माध्य मूल मान तथा आयाम के लिए संबंध निकाले, या इंग्लिश में प्रूव दैट IRMS इक्वल टू R/√2 फॉर अल्टरनेटिंग करंट और फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट मीन, स्क्वायर वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, जानते हैं ये तो मैंने लिखा है आपको करंट के लिए IRMS इक्वल टू R/√2, आप सुने होंगे कि VRMS इक्वल टू होता है V0/√2। तो या तो I में पूछेगा या V में, दोनों एक ही तरह से होता है, अलग नहीं होता, एकदम एक होता है, बस I की जगह पर V लिखना होता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला कि अल्फा बीटा और गामा किरण होता है उसका उत्सर्जन बताए कैसे कैसे होता है, गुण वगैरह लिखने के लिए, यानी राइट अबाउट द इमिशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड
गामा रेज, ठीक है। अब कुछ कुछ बनावट इसमें भी, ट्रांजिस्टर है, इसके बारे में बता दीजिए, तरंगाग्र और उसके प्रकार यानी वेवफ्रंट, उसका टाइप, पीएन जंक्शन, डायोड, अल्फा प्रकीर्णन। तो यही कुछ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर जिसे आप कर लीजिएगा। खास करके जो 24 क्वेश्चन शुरू में MVVI दिया ना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे जरूर करिएगा। टाइम आपको लगे तो इधर जो 10 क्वेश्चन दिया ये भी कर लीजिएगा। आप इतना कर लीजिए, काफी आपके लिए स्टूडेंट जी। और अगर आपको, फिर से मैं बोलूं कि अगर आपको इस पे लाइव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वही बात बोल दीजिए जो मैं शुरू में बोला हूं आपसे, लिख दीजिए, मैं आपके लिए रेडी हूं। थैंक यू। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में, और आगे किस टॉपिक वीडियो चाहिएगा बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बस मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।